तो बात करते हैं अलायंस की। देखिए अलायंस क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए किसी दूसरे बिजनेस से किसी भी तरह का टाई अप करता है तो उसे अलायंस कहते हैं। और अलायंस क्यों जरूरी है, कई बार क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट के बाद जो एडिशनल प्रोडक्ट हैं उसे बनाने में आपको बहुत कॉस्टिंग आती है और एक्सपर्टीज नहीं होती है, लेकिन वो जो दूसरा सेकंड प्रोडक्ट है वो बिकेगा तो ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा। या कुछ इस तरह के लिंकेज होते हैं प्रोडक्ट्स में कि दोनों की विन विन सिचुएशन तभी होगी जब दोनों साथ बिकेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरह का एक टाई अप कर लेता है और उस टाई अप से दोनों को बेनिफिट हो, ऐसा किया जाता है कि जिससे दोनों को बेनिफिट हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है जो अलायंस के कुछ टाइप हैं, एक तो होता है केवल एक एग्रीमेंट टाइप का कर लेना, दूसरा होता है आपका उसके साथ एक बहुत ही बड़ा बिजनेस, वो जैसे मर्जर और कंसोलिडेशन की जब हम बात करते हैं, मर्जर और कंसोलिडेशन की जब बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकली और एडवांस कुछ वो हो जाता है। और अगर मैं ये कहूं कि अलायंस एक इन सब का छोटा फॉर्म है, यानी कोई भी बिजनेस के टाई अप की जो शुरुआत होती है सबसे पहले अलायंस से ही होती है कि चलो हम काम करके साथ शुरू करते हैं, और साथ करते करते काम करते करते कुछ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं या एक बंदा उसको बिल्कुल उठा लेता है। ठीक है, क्लियर है। चलो, वाई इज अलायंस। तो अलायंस की जैसे मान मैंने कही म्यूचुअली एग्रीड टू, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, म्यूचुअली एग्रीड टू, यानी कोई लोग किसी चीज में म्यूचुअली कंसेंट करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, और ये एक तरह का कॉमर्शियल कोलैबोरेशन है बिटवीन कंपनीज। तो यहां पे क्लियर हो गई, अलायंस के बारे में बात कर ली इन्होंने। अब द पार्टनर्स पूल एक्सचेंज और इंटीग्रेट स्पेसिफिक बिजनेस रिसोर्सेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी उनके पास जो भी कुछ है उसको इस तरह यूज करते हैं कि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो। ठीक है, लेकिन अपने आप में दोनों सेपरेट बिजनेस एंटिटी होते हैं। तो एक अलायंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई, तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, अलायंस में क्या बात है, अलायंस में एक बहुत बड़ी बात आ गई कि सेपरेट एंटिटी रहते हैं, यानी उन दोनों का एग्जिस्टेंस अपना, उन दोनों का जो जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो बना रहता है, जो उनका अपना लीगल एग्जिस्टेंस है वो बना रहता है। ठीक है, और कॉमन बात जो आती है म्यूचुअल बेनिफिट, क्या आ गई, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, आपस में अपने रिसोर्सेस वो शेयर कर सकते हैं, प्लानिंग शेयर कर सकते हैं, टेक्निकलिटी शेयर कर सकते हैं, वो ये सारी चीजें वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज अ synergistic arrangement whereby two or more organizations agree to cooperate in the operation of business activity where each involved company brings different strength। अब क्या होता है, वो दोनों जो होती हैं, वो दोनों कंपनियां जो मिल रही हैं, दोनों की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अलायंस कैन बी आइदर इक्विटी और नॉन इक्विटी बेस्ड। अब इसको समझ लीजिए, इक्विटी बेस्ड का मतलब है कुछ उसमें पैसा भी इन्वॉल्व करा उन्होंने, मतलब उसकी जो कैपिटल है, कैपिटल में कुछ शेयर किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी 500 करोड़ की कंपनी है, 10 करोड़ हमसे ले लीजिए। तो ये तो है इक्विटी बेस्ड। और नॉन इक्विटी बेस्ड में बस जो बिजनेस होगा उसमें शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, टिपिकली स्टार्ट विद वन कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, उनके बीच में कोऑपरेटिव एग्रीमेंट होता है दैट इन्वॉल्व्स इनटू पोर्टफोलियो ऑफ
अरेंजमेंट्स बिल्ट ओवर ए पीरियड। तो ये सारी बातें आ गई अलायंस की। बेनिफिट की बात करते हैं अगर, तो ये क्या है, इज एन एक्सीलेंट व्हीकल जिससे कि मार्केट ग्रोथ आपको मिले। कब? जब बहुत तेजी से मार्केट, बहुत ज्यादा तेजी से वो बढ़ रहा हो, रैपिडली चेंजिंग मार्केट कंडीशन में मिले, ठीक है। Alliances can also help to construct broader business system by linking a company internal core competence। अब देखो यहां इंटरनल कोर कॉम्पिटेंस से मतलब है हर कंपनी की अपनी एक खासियत होती है। तो वो क्या होता है, एक कंपनी की खासियत दूसरे कंपनी की खासियत लिंक होकर के बेस्ट ऑफ ब्रीड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एलाइज, अपने साथी के साथ जो भी अच्छी चीजें होती हैं उससे बहुत बढ़िया काम वो करते हैं। पर ये कहता है कि जरूरी नहीं कि सारे जो अलायंसेस हैं वो सक्सीड हो जाए। ऑलमोस्ट 1 in 2 फेल्स, ऑलमोस्ट 1 in 2 फेल्स। अब क्या बोलता है, प्रॉब्लमेटिक अलायंसेस कैन बी द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर इंक्लूडिंग इंडस्ट्री डायनामिक्स। अब इंडस्ट्री डायनामिक्स का मतलब क्या, हर तरह की इंडस्ट्री के अपने अलग चाल होती है, अपनी डायनामिक्स होती है। तो कोई बहुत तेज चलने वाली इंडस्ट्री बहुत स्लो चलने वाली इंडस्ट्री के साथ अलायंस कर लेगी तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मान लीजिए एक जैपनीज कंपनी है और एक वो इंडियन कंपनी के साथ अलायंस कर रही, तो हो सकता है कि जैपनीज कंपनी का वर्क कल्चर अलग हो और इसका अलग, तो वो सब कुछ मिलाना पड़ता है। कुछ रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, कोई नए बिजनेस हाउसेस जब एंट्री करते हैं, तो इन सब की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ठीक है। The ability to weather external forces as well as maximize internal alliance potential is heavily driven by establishing a solid alliance foundation that includes experience। अब देखो उसने कहा कि मैक्सिमम इंटरनल अलायंस जो पोटेंशियल होता है वो किसकी वजह से, एक तो है एक्सपीरियंस, म्यूचुअल ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड साउंड बिजनेस रेशनल। ये आपका क्वेश्चंस जो है एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन रखा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि अलायंसेस के बारे में एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहा है वो, ठीक है। कौन कौन सी हैं, दोनों कंपनियों के अपने एक्सपीरियंस है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और साउंड बिजनेस रेशनल्स है, ठीक है। तो ये चारों चीजों का एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में बन सकता है। अलायंसेस दैट आर मैनेज्ड वेल कैन क्रिएट ट्रेमेंडस वैल्यू, मतलब अलायंसेस से आपके जो बिजनेस है उसकी एक वैल्यू बढ़ सकती है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच एज एन अल्टरनेटिव टू मर्जर एंड, अब देखो एज एन अल्टरनेटिव टू मर्जर एंड एक्विजिशन, यानी कि दो कंपनियों को कैपिटल का मर्जर हो जाना या एक कंपनी दूसरे की कैपिटल को ओन कर लेती है तो मर्जर और एक्विजिशन का एक अल्टरनेटिव अलायंस है, यानी कि मर्जर और एक्विजिशन ना करना चाहें तो आप अलायंस से काम चला सकते हैं, ये उसका एक इनिशिएशन पॉइंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुड बी अटेम्प्टेड टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्रू आउटसोर्सिंग, लिवरेज सिनर्जीज इन ऑपरेशन एंड दस अवॉइड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कल्चरल इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, उसने कहा है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? आउटसोर्सिंग से, लिवरेज सिनर्जिक इन ऑपरेशन से, और उससे क्या होता है कि जो कल्चरल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। तो अलायंस के ये एक तरह से बेनिफिट होते हैं जिनके लिए अलायंसेस किया जाता है। If merger consolidation is difficult to achieve this, अब कभी कभी क्या होता है मर्जर और कंसोलिडेशन, मानी हम अपनी कैपिटल में, हम इस अपनी जो है कैपिटल में कोई किसी की हिस्सेदारी नहीं देना चाह रहे, तो फिर हम इसी अलायंसेस के उसमें जाएंगे। दिस अल्टरनेटिव कुड बी ट्राइड फर्दर। रैपिड एक्सपेंशन इन फॉरेन मार्केट विदाउट सफिशिएंट नॉलेज ऑफ लोकल इकोनॉमिक कंडीशन कुड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी of the individual banks and hence a strategic alliance with a local player could be a better। तो वो क्या कहते हैं कि आप अपना सारा रिसोर्सेस लेके किसी मार्केट में जाएं, उससे अच्छा ये है कि वहां का जो लोकल प्लेयर है उसके साथ आप अलायंस कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अलायंस
इज द कमिंग टुगेदर थ्री मिड साइज। अब देखो ये बहुत पुरानी बात हो गई है कि इंडियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि आज के सिनेरियो में इंडियन बैंक तो चला गया इलाहाबाद बैंक के साथ, ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक के चला गया, ठीक है, ओबीसी पीएनबी के साथ चला गया। तो आज जो गए हैं वो अलायंस नहीं है, आज जो गए हैं वो तो मर्जर या एक्विजिशन हो गया है, ठीक है। यहाँ अलायंस में ये कहा था कि उस समय पे ये बैंक एक कॉमनली कोई अलायंस करके काम करते थे कि भाई तुम्हारे वहां जो आएगा क्लियरिंग का चेक आएगा तो हम डील कर लेंगे, इस तरह के कुछ अलायंसेस करते थे, विच हैव एंटर्ड टू स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब ये बहुत पुरानी बात हो गई। द अलायंस इंटेंडेड टू हेल्प द बैंक लिवरेज देयर कंबाइंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, जब आप दो दुकानदार हैं, एक दिल्ली में है एक मुंबई में है, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। अब उन्होंने अलायंस कर लिया कि भाई हमारा प्रोडक्ट भी हम आपके वहां बेच लेंगे, आप हमारा बेच लेना। तो ये अलायंस हुआ और इससे क्या इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ा, यानी पहले टर्नओवर आपका 5 करोड़ का होता था, अब 7 करोड़ का हो गया। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, और टर्नओवर जब बढ़ता है तो कम मार्जिन में भी आपको फायदा होता है, ठीक है। is reflective of the dynamics at play in the Indian banking space today। इंडिया बैंकिंग में बहुत चल रहा है, ठीक है। The present moves are presupposing the sharing of IT platform initially for ATM। अब देखो अलायंस की बात आ रही है तो वो जितने भी एटीएम है वो एक दूसरे एटीएम पे यूज कर लेना। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट अप्रेजल सेल इन मुंबई टू अंडरटेक अप्रेजल ऑफ लार्ज प्रोडक्ट। अब बड़े बड़े जो कंसोर्टियम एडवांसेस होते हैं हर बैंक ने एक ही टीम बैठा दी, वो सबको कर रही है। पार्टिसिपेटिंग इन ईच अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड बिल्डिंग अप ए कॉमन डेटा सेंटर। तो ये सब अलायंस के एग्जाम्पल हमारे चल रहे हैं। अब बेनिफिट की बात आती है, एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा। देखिए कई तरह के क्वेश्चन बनाता है, जहां पर भी आपको ऑप्शन बुक में दिखाई देते हैं उन ऑप्शंस में से एक क्वेश्चन अक्सर जो है वो पूछ लेता है, ठीक है। तो क्या है देखो, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड येट लोअर रिस्क। क्या हो रहा देखो, एक तो आपका जो रिसर्च के लिए कैपिटल है, देखो आप अकेले काम करेंगे तो 2 करोड़ लगाएंगे, 2 काम करेंगे तो 4 करोड़ लगाएंगे, तो वो रिसर्च के जो रिजल्ट आएंगे उससे आपकी बेनिफिट होगा। और बेनिफिट होने के लिए कैपिटल का इंक्रीज हो जाएगा। कैसे कि कुछ वो लगाए कुछ वो लगा, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट में आपको हेल्प मिलेगी, और वो क्या है एंड येट लोअर रिस्क, और कुछ जो है रिस्क भी लोअर हो जाएगा। दूसरा क्या है, डिक्रीज इन प्रोडक्ट लीड टाइम एंड लाइफ साइकिल टाइम प्रेशर। क्या है, प्रोडक्ट लीड टाइम से मतलब है कि जैसे आपको पता लगा ये कस्टमर कुछ खरीदने जा रहा है, घर से निकला, तो वो आपका प्रोडक्ट लेगा, तो आपके वहां आया, आपको पता लगा कि वो हमारा प्रोडक्ट लेना लेकिन कुछ और भी ढूंढना, तो आपने तुरंत उसे बता दिया। तो ये जो एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल हमारे लीड टाइम के होते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड एसेट्स दैट नाइदर कंपनी कुड इजिली डेवलप ऑन इट्स ओन। ठीक है, इसमें क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को ब्रिंग टुगेदर, एक साथ ले आना, एंड एसेट्स, स्किल्स एंड एसेट्स को एक साथ ले आना, नाइदर कंपनी कुड इजिली डेवलप इट्स ओन। ऐसे एसेट्स जो आप आराम से कहीं पर भी डेवलप नहीं कर सकते। जैसे मान लिया मुंबई में आपको प्रोडक्ट सेल करना है, तो वहां पे आपको एक शॉप लेनी है या कोई किराए पे लेनी है, पता लगा 1 लाख रुपए महीने किराए का और 50,000 रुपए महीना कमाएंगे नहीं आप, तो ऐसी स्थिति में अलायंस ठीक रहता है। एक्सेस टू नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, जो कंपनी के बाहर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, वो उसके नॉलेज और एक्सपर्टीज का शेयरिंग होगा। रैपिडली अचीव स्किल्स, आपको जो टारगेट दिए गए जल्दी से आप अचीव कर लेंगे। क्रिटिकल मास एंड मोमेंटम, इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स, बिगर इज बेटर। एक्सपेंशन ऑफ चैनल एंड इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस, फॉरेन मार्केट एंट्री। क्या हो रहा है आपको कि बाहर के जो विदेशी कोलैबोरेशन है वो आपको आराम से उसकी वहां तक पहुंच बनाने का आसानी हो जाएगी। बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी इन द इंडस्ट्री एंड ब्रांड अवेयरनेस। अब देखो ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या है कि जैसे मारुति सुजुकी, तो
मारुति का ब्रांड बना सुजुकी की वजह से, सुजुकी यहां पे आई तो मारुति सुजुकी हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं जिसमें बाहर का नाम अगर जुड़ जाता है तो आपका भी ब्रांड बढ़ जाता है, आपका भी ब्रांड बढ़ जाता है। प्रोवाइडिंग एडेड वैल्यू टू कस्टमर्स, वैल्यू एडिशन, तो क्या हो रहा है कि जो कस्टमर्स हैं उनको एडिशनल चीज आपकी ब्रांच में ही दूसरी चीजें मिल जा रही हैं उसको, वो वैल्यू एडिशन में आता है। Establishing technology standard for the industry that will benefit of the firm, कि एक हर तरह की टेक्नोलॉजी होती है, तो टेक्नोलॉजी आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी चल रही है वो टेक्नोलॉजी आपको मिल पाए। तो जब आप दूसरे से आप स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहे हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी आप भी यूज कर रहे हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको यूज हो पा रही है। वुड हेल्प टू इंप्रूविंग प्राइसिंग पैटर्न ऑफ अलायंस पार्टनर इवन विद थिन मार्जिन, यानी आप क्या कर सकते हैं कि दोनों के जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है इस तरह सेट करेंगे, भले ही कम मार्जिन हो लेकिन वो सेल ज्यादा बढ़ने से वहां पे आप रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस कम इन ऑल शेप्स एंड साइज एंड इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल टू इक्विटी फॉर्म्स। कॉन्ट्रेक्चुअल टू इक्विटी फॉर्म्स का मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल सिर्फ हमने बात करी है कि हम ऐसा ऐसा करते रहेंगे, और इक्विटी फॉर्म में हमने उसमें पैसा भी लगा दिया है, पैसा भी लगा दिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है मर्जर। तो मैंने बताया था मर्जर और एक्विजिशन का एक अल्टरनेटिव क्या होता है, अलायंसेस होता है, ठीक। मर्जर इज ऑल्सो नोन एज एमलगमेशन। एमलगमेशन एक केमिकल वर्ड है, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा कि किसी मिक्सचर को, दो मिक्सचरों को, दो सॉल्यूशन को मिक्स करना, ठीक है। इज डिफाइंड एज द यूनिफिकेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू ए सिंगल कंपनी। अब मैं इसको चार्ट के रूप में बताता हूं आपको। यहां पे क्या आ गया, मर्जर में आ गए। मर्जर में कह रहा है कि दो कंपनी हैं वो मिलती हैं और एक कंपनी बन जाती है। क्लियर हो गया। यूनिफिकेशन हो गया, टू और मोर, और ज्यादा भी हो सकती हैं। तो मर्जर का पहला कैरेक्टरिस्टिक आ गया टू और मोर। Where one survive with its name or with a new name, ठीक है, and other lost their corporate existence। अब ये जो बात बोली है, इसने कहा कि दो ये मिल तो गई, लेकिन जो इसका नया नेम होगा या तो होगा ए, या होगा बी, या होगा सी। कहने का मतलब या तो ए अपना नाम रखेगा, बी छोड़ देगा, या बी अपना नाम रखेगा, वो छोड़ देगा, या सी एक इन दोनों के अलावा एक और नया नाम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज बताता हूं आपको। देखो, आपने एचपी सुना होगा, कॉम्पैक्ट सुना होगा, इन दोनों का मर्जर हुआ। जब इन दोनों का मर्जर हुआ तो यहां मर्जर में क्या हुआ कि इसका नाम एचपी, कंपनी ने अपना छोड़ा नहीं लेकिन उसने ब्रांड बना दिया एचपी कॉम्पैक्ट। तो ये एक ब्रांड उन्होंने चलाया, लेकिन अभी एचपी जो है सिर्फ एचपी नाम से चल रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो है मर्जर में है। और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे भी इनका कई बैंकों का हुआ है मर्जर, तो वो भी इसका एक एग्जांपल है कि एक ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है, ठीक है। एक ने या एक से ज्यादा लोगों ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है और नए बैंकों का यहाँ पे वो पुराने बैंक का नाम वो चल रहा है, ठीक है। Merger means combining of two commercial companies into one. Amalgamation means merging of two or more business concern into one. तो यहां पे देखो क्या है कि two commercial companies into one, एक में बन गए, मर्जर बोला हुआ, डिक्शनरी की बात है ये, ठीक है, ये डिक्शनरी की डेफिनेशन है। आगे बोलता है ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी बोथ ऑन और ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द मर्जिंग कंपनी गेट ट्रांसफर टू द सर्वाइविंग कंपनी। यानी जो भी मर्जर और जो भी आपके एसेट एंड लायबिलिटी थे वो एक कंपनी के हो जाएंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पहले पता लगा इसके 500 करोड़ का बिजनेस था, इसका 600 करोड़ का बिजनेस था, तो नई जो कंपनी बनेगी उसका बिजनेस हो जाएगा 1100 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब बिजनेस में एसेट लायबिलिटी अलग अलग आप देख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में पुराना ग्लोबल ट्रस्ट और ओरिएंटल बैंक का दिया था। अधिकतर क्या था, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं तो उसमें जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं या प्राइवेट भी एचडीएफसी या जैसे सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का था, उसमें मर्जर कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो ऑब्जेक्टिव में ये बातें आती हैं, क्या क्या चीजें, डाइवर्सिफाई द एरिया ऑफ एक्टिविटी, अचीव ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस। यानी
कि जैसे मान लिया कोई एक प्रोडक्ट बनाता है प्लास्टिक का और दूसरा बनाता है आयरन का, तो उसमें क्या होगा, दो एक्टिविटी अब एक ही बना लेंगे, यानी डाइवर्सिफिकेशन हो गया एक्टिविटी का और बिजनेस साइज उनका बढ़ गया। सर्टेन की फैक्टर रिमूव हो जाते हैं, अदर बोटलनेक ऑफ इनपुट सप्लाई। अब बोटलनेक ऑफ इनपुट सप्लाई समझ लीजिए क्या होता है। ऐसा होता है जैसे मान लिया कार बना रहे हैं आप, तो अगर आप कार बना रहे हैं, आपको कार बनानी है, ठीक है। अब कार में टायर बनता है, इंजन बनता है और बॉडी बनती है, मोटा मोटा हमने लिख दिया। तो पता लगा जो टायर बनाने वाली कंपनी है वो तो एक दिन में 1 लाख टायर बना देती है, 1 डे में, ठीक है। और इंजन बनाने वाली होती है 3 दिन में एक बनाती है, और बॉडी बनाने वाली 5 डे में एक बनाती है। तो ये इनके अपने मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड हैं। अब बोटल ने क्या होता है कि टायर तो खूब सारे बन गए, लेकिन उनको फिट करने के लिए बॉडी नहीं आ पा रही है, बॉडी खूब सारी बन गई, इंजन नहीं आ पा रहा, यानी कहीं पर एक जगह जो आपका आइटम्स है वो स्टक हो जाता है। तो बोटल नेक दूर करने का मतलब यह है कि कहीं पे कुछ रुके ना, इतना स्मूथ एंड प्रोसेस हो। तो जब आप डाइवर्सिफिकेशन में आएंगे तो जो टायर बना रही है वो पता लगा अपने लिए तो बना रही है, जिस कंपनी के साथ वो मर्ज हुई है उसके लिए बना रही है, तो बोटल नेक नहीं आया। या टायर कम बना रही है तो वो दूसरी कंपनी जो टायर बनाती थी उसको लिया, जैसे मान लिया एक गाड़ी है वो टायर दूसरी कंपनी से बनवाती है, तो वो टायर नहीं आया और ये दोनों तैयार हैं, तो उस कंडीशन में भी बोटलनेक हो सकता है, ठीक। अमेजन और फ्लिपकार्ट से टाई अप अलायंस है, बिल्कुल ये अलायंस है, मर्जर नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने ब्रांड। अलायंस में क्या है, मान लिया हमारा कोर्स अगर अमेजोन में बिकने लग जाएगा तो मर्जर नहीं है, अलायंस है वो, ठीक है। चलो, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, बहुत कॉमन सी बात है, और ये अलायंस में भी होगी, इसमें भी होगी। सर्व द कस्टमर को बेटर, आप इसमें भी कर पाएंगे, उसमें भी। इकोनॉमी ऑफ स्केल, साइज इंटरनल एक्सटर्नल बढ़ेगा, उसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब यहां पे ये जो पॉइंट है वो अलायंस में नहीं होता, जो कि हमारे किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंग सेपरेट। हाँ, मैंने ये बोला था कि जो एक्वायर एसेट एट लोअर देन द मार्केट प्राइस, इसको समझ लीजिए। ये जो है उस केस में अलायंस में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एसेट जो है अपने अपने रहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूं। जैसे जैसे मान लिया एक कोचिंग का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोचिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, और आपका एक किसी सेंटर पे कोचिंग खुला हुआ है, ठीक है। और आप जो है दूसरे सेंटर पे एक और न्यू ब्रांच खोलना चाह रहे हैं। तो देखो, जब आप न्यू ब्रांच खोलेंगे तो आपको सारी चीजें लानी पड़ेंगी, फर्नीचर लाना पड़ेगा, ठीक है, स्टाफ लाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप मर्ज करेंगे तो क्या होगा, जो वहां पे एक एग्जिस्टिंग कोचिंग था, सी नाम का कोचिंग, इसको आप एक्वायर कर लेंगे या इक्विटी आपका शेयरिंग करेंगे, तो इनके पास जो भी स्ट्रक्चर था वो आपको डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे मिल जाएगा। वो आपको क्या मिल जाएगा, डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे मिल जाएगा। यानी जो आप एक बेंच 5000 की लेंगे वो हो सकता है आपको 2000 की पड़ जाएगी। तो क्या होगा, आपको आपने जो एसेट एक्वायर किए वो लेसर कॉस्ट में एक्वायर कर लिए। तो ये मर्जर का एक बेनिफिट होता है। क्लियर है। ग्रो विदाउट एनी जेस्टेशन पीरियड। अब जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि जब आप नई ब्रांच खोलते यहां पर, तो यहां पर आपको हो सकता है कि 6 मंथ लगते अपना सेटअप लोगों तक बताने में, लेकिन यहां एक सेटअप चल रहा था, रेडीमेड सेटअप था। यहां पे क्या था, रेडीमेड सेटअप था, वो सेटअप आपको ऑलरेडी मिल गया। तो जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रॉफिटेबल पोजीशन में आने तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है टाइप ऑफ मर्जर, किस तरह के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि टाइप ऑफ मर्जर क्या होते हैं। देखिए, जहां टाइप ऑफ मर्जर की बात करेंगे तो सबसे पहले इसने बोला देयर आर 4 टाइप ऑफ मर्जर्स। कितने बोला हुआ, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एक्सटेंशन मर्जर
एंड कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। तो कितने तरह के बोले उसने? हॉरिजेंटल, वर्टिकल। ये क्वेश्चन है पक्का, वन क्वेश्चन, कहीं नहीं जाइए। चाय पी रहे तो चाय पीना रोक दीजिए इस समय। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एक्सटेंशन एंड कॉन्ग्लोमेरेट। तो इसमें जो है हम बताते हैं आपको। सबसे पहला क्या है? हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल। दूसरा है आपका वर्टिकल, और तीसरा है एक्सटेंशन, और चौथा है कॉन्ग्लोमेरेट। अब इन तीन मर्जर में क्या क्या फर्क होते हैं वो देखने हैं आपने। इन तीन मर्जर में क्या क्या फर्क होते हैं वो समझने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है। पहले बोलता है हॉरिजेंटल मर्जर। हॉरिजेंटल जैसा कि नाम है, टू और मोर कंपनीज जो कि सिमिलर प्रोडक्ट या सिमिलर सर्विसेज दे रही हैं। तो पहली बात आई कि इसमें कौन लोग होंगे? जो सिमिलर प्रोडक्ट, या सिमिलर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे बात करते हैं, जैसे हमने कहा नीलकमल, आपने नीलकमल नाम सुना होगा, और एक हमने बोला सेलो। तो ये दो कंपनी हमने यहां पे लिखी है। ये दो कंपनी आपको पता है क्या बनाती हैं? प्लास्टिक के फर्नीचर बनाती हैं। तो ये एक तरह का, अगर ये दोनों मिल जाएं तो इसमें हम बोलेंगे हॉरिजेंटल मर्जर है। क्या बोलेंगे हम इसमें? हॉरिजेंटल मर्जर है, ठीक है। अब दूसरा, जैसा कि हॉरिजेंटल हमें समझ में आ गया, हॉरिजेंटल का मतलब होता है पैरेलल लाइन, यानी दोनों एक तरह का काम करने वाले। अब अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो दूसरा जो होता है, यहां पे एक चीज और है, दिस टाइप ऑफ मर्जर नॉर्मली रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ऐसी कंडीशन में दो प्लेयर की जगह एक हो गया, और मे रिड्यूस और एलिमिनेट कंपटीशन। और उससे क्या होगा, जब दो लोग बहुत हार्डकोर कंपटीशन कर रहे थे, तो जब साथ मिलकर काम करेंगे तो वो कंपटीशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब बात आती है वर्टिकल मर्जर इन्वॉल्व्स द मर्जर ऑफ टू कंपनी वेयर वन ऑफ देम इज एक्चुअल और पोटेंशियल सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस टू द अदर। अब देखो वर्टिकल मर्जर में क्या आया कि दोनों एक दूसरे के सप्लायर हैं। यानी अगर हम बात करें मारुति, ठीक है, मारुति, और बात करें हम आपका MRF, मारुति और MRF, इसको बंद कर दे। तो मारुति और MRF की अगर बात करें तो मारुति क्या कर रही है? जो MRF टायर बना रही है। अब ये पोटेंशियल सप्लायर है मारुति के लिए, तो इन दोनों के बीच में अगर मर्जर हो जाए तो उसको हम वर्टिकल मर्जर कहते हैं, और दोनों की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है। या हम ऐसा कह लें कि नीलकमल एक प्लास्टिक का जो दाना होता है, प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है, जिसको मेल्ट करके शेप दिया जाता है, तो प्लास्टिक का जो पीसेस होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बनाना नीलकमल की टेक्नोलॉजी नहीं है, नीलकमल की टेक्नोलॉजी है प्लास्टिक को मोल्ड करके फर्नीचर बनाना। तो अगर इन दोनों कंपनी का मर्जर हो रहा है तो फिर वो वर्टिकल मर्जर में आता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिस काइंड ऑफ मर्जर कुड बी टू इंश्योर ए सोर्स ऑफ सप्लाई और आउटलेट प्रोडक्ट एंड इफेक्ट द मे इंप्रूव। अब क्या है, इसलिए क्या वो टायर बनाने वाली कंपनी है, पता लगा 36 लोगों के लिए टायर बना रही है, आपने मांगे तो आपको डिले कर दिया, तो आपकी कार खड़ी रह गई। तो ऐसी उसमें अपना टाइम, वो सोर्स ऑफ सप्लाई के टाइम को कम करने के लिए करते हैं। अब थर्ड आता है एक्सटेंशन और
कोजेनेरिक मर्जर। तो एक्सटेंशन का एक नाम और निकल के आ गया, एक्सटेंशन और कोजेनेरिक। तो इस मर्जर में क्या है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। जो कंपनीज हैं मे बी रिलेटेड टू द बेसिक टेक्नोलॉजी, उन दोनों की बेसिक टेक्नोलॉजी एक है और प्रोडक्शन प्रोसेस और मार्केट भी एक है। तो अब जैसे इसमें एग्जांपल में आ गया बिल्कुल साफ साफ क्या है। अगर हम बात करें, एक तो नीलकमल की बात कर लेते हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है, उनकी बेसिक टेक्नोलॉजी है कि प्लास्टिक को मोल्ड करके कुछ बनाना। और एक बात करते हैं मिल्टन का, आपने नाम सुना होगा मिल्टन के, प्लास्टिक के और स्टील के काफी बर्तन आते हैं। तो दोनों की प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेम है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेम है और दोनों कंपनी मिल गई अब। तो बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है इस केस में, बेसिक टेक्नोलॉजी सेम है उन दोनों की। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार जितने लोग क्लास ले रहे हैं जरा यस लिख दीजिए, जिससे मुझे पता लगा आप लोग सुन रहे हैं। शाम को भी क्लास है, टाइमिंग बता देंगे आपका। बाकी सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, जितने लोग आए हैं, विनय, लकी, सुनील, माही, लिप्सा, रवि, रणवीर, अविनाश, रीमा बजाज आज बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हैं, सोनू कुमार शर्मा, अजिंक्य जी, विनय गुप्ता। चलो समझ में आ रहा, गुड। आज जैसे क्लास लेंगे तो आप इसका मर्जर एक्विजिशन में कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे कहीं से भी, तो मेरे को लगता है कि वो आप कर पाएंगे। ठीक हो गया। The merged company provides an extension of product line। अब उससे क्या होगा, उसके प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाएगी। पहले वो 2 चीज बनाती थी, अब 4 लाइन बनाएगी। और क्या है, मार्केट पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी टू द सर्वाइविंग कंपनी। क्या बोला उसने, बोला कि जो कंपनी सर्वाइव कर रही है, यानी 2 कंपनी है तो एक तो खत्म हो रही है, तो खत्म होने वाली कंपनी जो सर्वाइव कर रही है उसके लिए प्रोडक्ट रेंज बढ़ा देगी। ठीक है। Such merger provide greater opportunities to diversify into relative market। relative market मतलब सेम मार्केट में। और क्या होता है, हायर रिटर्न देन द और एंजॉयड। जो पहले उसको रिटर्न मिल रहे थे अब उसको उससे ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। अब आता है 4th वन, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर्स नाइदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द कॉम्पिटिटर नॉर हैव ए वर्टिकल कनेक्शन। यानी ना तो वो 2 कॉम्पिटिटर होते हैं, ना ही उनके कोई वैसे रिलेशन होते हैं। तो अब यहां पे क्या बात आई, नो रिलेशन, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। नाइदर कॉम्पिटिटर। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे मान लिया हमने बोला कि आपका ब्रिटानिया है, मान लिया ब्रिटानिया और HUL। ब्रिटानिया और HUL में, और HUL की कौन सी यूनिट, HUL की वो यूनिट जो सोप बनाती है। तो ये दोनों कंपनी का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं था और वो आपस में आ गई किसके लिए, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में आ गई। ठीक है। तो ये 4 मर्जर हमारे हैं, चारों मर्जर को आप समझ लीजिए, बहुत जरूरी हैं आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चारों के मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। और बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल चीज हम पूरी कर रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट में दिस काइंड ऑफ मर्जर वन कंपनी डेराइव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री, यानी मेजर इंडस्ट्री से आती है, और एक्वायरिंग कंपनीज ऑपरेटिंग इन द अदर इंडस्ट्री, यानी वो बिस्कुट बना रही थी या ब्रेड बना रही थी और उसने एक सोप इंडस्ट्री को अपने साथ मिला लिया, विद अ व्यू टू ओपन ग्रेटर स्टेबिलिटी अर्निंग, और अर्निंग डाइवर्सिफिकेशन से अर्निंग करना
ऑब्टेन बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी, और ज़्यादा टर्नओवर से फ़ायदा कमाना। इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है वो भी जानने जरूरी है। तो पहले बोला उसने कि ब्रिंग्स इन सिनर्जी इन ऑपरेशन एंड इकोनॉमी स्किल इनपुट प्रोडक्शन एंड डिलीवरी विच रिजल्ट इन द कॉस्ट सेविंग ऑफ द, अब क्या होगा, कॉस्ट सेविंग ऑफ फॉर द एक्वायरर, उसको कॉस्ट सेविंग होगी, जैसे हमने पहले बताया था कि सस्ते एसेट मिल जाते हैं। ड्यू टू इंक्रीज साइज ग्रोथ इन द टॉप लाइन, तो क्या होगा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा और बॉटम लाइन में क्या है, प्रॉफिट बढ़ेगा। आर सिग्निफिकेंट, ये दोनों होते हैं। सी क्या है, क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू द पेनेट्रेट मार्केट स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, यानी किसी नए मार्केट में घुसना होगा, बहुत बड़ी कंपनी होगी तो बहुत आसानी से घुसेगी और उसको स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलेंगे। हेल्प बिल्ड टू स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग फ्रंट एंड फॉर इंक्रीज्ड कस्टमर कंफर्ट टू लेवरेज द एक्सपर्टीज ऑफ मार्केट, तो ये एक फायदा मिलेगा। इनेबल टू अचीव द वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड इन देयर लाइन ऑफ बिजनेस, अपने जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें एक ऐसा वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का उनका प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि दो कंपनियां मिलकर उनकी टेक्नोलॉजी फिर मिक्स हो जाएंगी। फैसिलिटेट प्रोडक्ट इनोवेशन एज देयर रिसोर्सेज आर मोर सो कॉम्प्लीमेंट्री, कहने का मतलब है कि जैसे पहले 4 प्रोडक्ट पे बात कर रहे थे, आप वो 10 प्रोडक्ट के इनोवेशन पे बात करेंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अब ज्यादा हुए। अब डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो क्या है डिसएडवांटेज, कि जो होती है डाइल्यूशन ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, जब मर्जर होता है तो दो कंपनियां जैसे थी, वो कंपटीशन थी वो खत्म हुआ, और डाइल्यूशन कंपटीशन खत्म होता है तो कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं होता, एडवर्सली अफेक्टिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। मे रिजल्ट इन अब्यूज ऑफ मार्केट पावर थ्रू मोनोपोली, मोनोपोली आ जाएगी तो फिर वो मोनोपोली की जितनी बुराइयां हैं वो सब हो जाएंगी। हायर कंसंट्रेशन अराइजिंग ऑफ द कंसोलिडेशन could have larger potential for systematic risk, और इससे क्या होगा, एक सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब है कि अगर कुछ फेलियर होगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, तो इसका ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब कई सारी कंपनी होती हैं तो उसमें क्या है, कोई ना कोई सर्वाइव करती है, जब वो मर्ज हो जाएंगी तो उस कंडीशन में एक कंपनी गई, वही ऑस्टली वाली चली गई तो दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती कंसोलिडेशन क्या है। कंसोलिडेशन ऑफ टू एग्जिस्टिंग कंपनीज इनटू न्यू कंपनी in which both existing company get extinguished and a new company is created, दोनों कंपनी का पुराना मामला बिल्कुल खत्म हो गया, पुरानी एग्जिस्टेंस खत्म है, नई कंपनी बनी। द एग्जिस्टिंग कंपनीज लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड विद अ डिफरेंट और सेम नेम। क्या होता है कि उनका जो नेम है, या तो दोनों का जो नेम है विद अ डिफरेंट और द सेम नेम, उनकी वैसी एग्जिस्टेंस खत्म है, नेम तो ब्रांड नेम की बात है, कंपनी का जो अपना स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज आर गेट मर्ज, ये तो नॉर्मल सभी में हो रहा है। इन द इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री वी कैन साइट द एग्जांपल ऑफ बिरला, अब इसको देखना, बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, इंडियन रेयान एंड इंडस्ट्री लिमिटेड एंड इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उनको कंसोलिडेट करके उन्होंने बनाया आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड, यानी दो कंपनी थी, एक कंपनी ये थी और दूसरी कंपनी ये थी, और जब वो मिल के बनी तो तीसरी कंपनी बनी आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड। अच्छा, अब बात आती है एक्विजिशन और टेक ओवर की। एक्विजिशन मतलब एक्वायर कर लेना, तो उसमें क्या है, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक, स्टेक का मतलब वो सारी हिस्सेदारी लेना इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी बाय अनदर कंपनी। अब इसमें देखना, एक्विजिशन का थोड़ा सा मैं मर्जर से अलग बताता हूं आपको। एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन में ये होता है कि एक कंपनी है, बिक रही है, सेल है, कंपनी फॉर सेल है, अभी कुछ नहीं पता कौन खरीदेगा क्या है, तो उसमें क्या है, कई लोगों ने बिडिंग करी या इंटरेस्ट दिखाया, तो एक कंपनी ने उसको बाय कर लिया, तो ये मर्जर नहीं हुआ, वो बिकने के लिए किसी को भी तैयार थी कि कोई भी खरीद ले। मर्जर में क्या होता है, दोनों की स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स होती हैं कि किस तरह हम मिलेंगे, लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, कोई भी अगर कंपनी बिक रही है तो दूसरी कंपनी आके उसको खरीद लेती है, पहले से कोई भी वो नहीं रहता, ठीक है। अंकुर शुक्ला जी एक्सटेंशन रिपीट मांग रहे हैं, मैं बता देता हूं। एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है कि बेसिक टेक्नोलॉजी सेम होती है, बेसिक टेक्नोलॉजी सेम होती है। जैसे मैं बात करूं कि एमआरएफ की बात करते हैं, तो एमआरएफ क्या करती है, रबर के टायर बनाती है, ठीक है।
अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं, ऐसी कंपनी जो रबर के टायर तो नहीं बनाती लेकिन रबर के खिलौने बनाती है, या रबर के सपोर्टर बनाती है, या रबर के कुछ ऐसे बॉक्सेस बनाती है। तो इसमें क्या बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है, रबर को मेल्ट करके यूज करना। तो अगर उसको दोनों कंपनी मर्ज होंगी तो उसे एक्सटेंशन होंगे। और मैंने इसमें एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नीलकमल और मिल्टन। नीलकमल क्या प्लास्टिक का फर्नीचर बनाती है, मिल्टन प्लास्टिक के होम अप्लायंसेस बनाती है। तो दोनों की बेसिक टेक्नोलॉजी क्या थी, सेम थी, प्लास्टिक वाला। तो उन दोनों का मर्जर अगर होगा तो उसे एक्सटेंशन मर्जर कहते हैं, उसको को जेनरिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्विजिशन क्लियर हो गया। This is normally done by one company buying the share of the capital of another company either in the hostile manner or in the consent of the। अब देखो hostile manner का मतलब जब जब बिकते गए तो ले लिया, और कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ओनर, उन सब ने सहमति दे दी, हाँ ठीक है। हॉस्टाइल मैनर में तो जहां जहां से मिलते गए लेते गए, और कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग उन्होंने सब ने रेडी करिए, हाँ जी हमारे शेयर ले लो, हम कंपनी में आपके साथ आने चाहते हैं। ठीक है, अच्छा। इंडियन बैंकिंग सिनेरियो में इसमें जो है जो कंसोलिडेशन की बात आ रही है, कंसोलिडेशन में वो इस जो ऊपर जितनी बातें थी वो सब थी। अल्टीमेट गोल ऑफ द बैंक आर टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, बिकम मोर डाइवर्सिफाइड, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंटरिंग न्यू बिजनेस, और रीडिफाइन द कॉम्पिटिटिव एज थ्रू एक्वायरिंग डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ बिजनेसेस। तो ये जो है पर्पजेज हैं कंसोलिडेशन के पर्पजेज, क्यों कंपनियां कंसोलिडेट होना चाहती हैं। कंसोलिडेशन विल प्रोवाइड बैंक्स विद न्यू कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी की कॉमन सी बात थी, हेल्प टू ओवरकम एंट्री बैरियर्स है, एंश्योर इमीडिएट एंट्री इनटू द न्यू मार्केट है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें वही है बिल्कुल। जैसे यहाँ पे 1969 की बात आ रही है, देखो तो उसमें क्या कहा था 31, अच्छा यहाँ पे था, सॉरी यहां से देखिए, अंडर द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन देयर हैव बीन एज मेनी एज 77 बैंक थे, एमलगमेशन हुआ उनका इंडियन बैंकिंग ऑफ विच 46 एमलगमेशन टुक प्लेस बिफोर नेशनलाइजेशन ऑफ। तो 46 जो है वो नेशनलाइजेशन से पहले हो गए, और रिमेनिंग 31 पोस्ट नेशनलाइजेशन मिले। Of the 31 merger in 25 cases, the private sector bank were merged with a public sector bank, while the remaining 6 both bank were private sector bank। यानी 25 जो थे वो तो सरकारी बैंकों के साथ मर्ज हो गए, लेकिन जो 6 प्राइवेट थे वो आपस में मर्ज हो गए। तो ये एक तरह से कंसोलिडेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर हो गया। और देखते हैं कुछ पॉइंट्स और रह गए। कंसोलिडेशन एफर्ट्स इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर कैन बी ब्रॉडली प्लेस्ड एज पर द नेचर ऑफ द एंटिटीज इन्वॉल्व एंड ऑफ द मर्जर इनटू सेवरल कैटेगरी। क्या क्या चीज देखो, वॉलेंटरी एमलगमेशन आया, वॉलेंटरी मतलब खुद मिलने आए, कंपल्सरी एमलगमेशन आया, सरकार ने कह दिया, मर्जर बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक जो अभी आजकल आपका हुआ है, मर्जर ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विद ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे वो हुआ था आपका आईसीसी बैंक, आईसीसी बैंक और जो आईडीएफसी बैंक बने थे वो एनबीएफसी टाइप के थे, उनसे बने थे। ठीक है, मर्जर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी विद ए पेरेंट पब्लिक बैंक। अब यहां पे अगर एग्जांपल लूं मैं, जैसे पीएनबी हाउसिंग था और पीएनबी बैंक था, पीएनबी हाउसिंग और पीएनबी बैंक था, अगर ये मर्ज हो जाते, ये मर्ज नहीं हुए, पीएनबी हाउसिंग को पीएनबी ने सेल कर दिया, अपना स्टेक उसमें कम कर दिया, तो मर्ज अगर हो जाते तो ये ई वाला एग्जांपल आपका हो जाता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इन द केस ऑफ द बैंकिंग कंपनी, इन द केस ऑफ द बैंकिंग कंपनी इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस which has been placed under the order of moratorium under 45(2) of the act। क्या बोलता है इसमें, इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस
विच हैज बीन प्लेस अंडर द ऑर्डर ऑफ मॉरिटोरियम अंडर इतने ऑफ द एक्ट। कौन से एक्ट की बात करा, देखो यहाँ पे कंपल्सरी एमलगमेशन आर इंड्यूस्ड एंड फोर्स्ड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ आरबीआई एक्ट की बात कर रहा है इन पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक के लिए ऐसा कर सकती है, उसको पावर है। और इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर ऑफ द डिस्ट्रेस बैंक, जो खराब बैंक हो जाता है तो वो कहती है आरबीआई कि भाई इस आप अब जो किसी बैंक के साथ मर्ज हो जाइए, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। और अभी जो है आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक कैन फॉर द फॉलोइंग फ्रेम ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ, तो वो सब चीजें आजकल चल रही है आप लोग। तो ये क्लियर हो गया कि आरबीआई के सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग मर्जर हो गया। द ओवरराइडिंग प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कंसिडरेशन ऑफ द एमलगमेशन प्रपोजल, प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर। तो इसके जो है कुछ इफेक्ट है, उनकी वजह से ऐसा होगा। तो क्या क्या चीजें हैं ये आरबीआई ऐसे एक्सरसाइज कब करता है। पहली बात तो बोली प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर, एक्सपेडिशियस रिजोल्यूशन, तुरंत सॉल्व हो जाए उनकी प्रॉब्लम, अवॉइडेंस ऑफ रेगुलेटरी फॉरबियरेंस। तो ये तीन चीजें हैं जो प्रपोजल होता है वो कंसीडरेशन कर लेंगे। जो कमेटी होती है प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑफ द कंसीडरेशन, ये 3 पॉइंट है। ये 1 आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्या क्या चीजें, प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर, एक्सपेडिशियस रिजोल्यूशन और अवॉइडेंस ऑफ रेगुलेटरी फॉरबियरेंस, ठीक है। यानी जो आपका जो आप कहना नहीं मान रहे हैं। द एमलगमेशन ऑफ द अर्सवाइल ग्लोबल, ये छोड़ दीजिए आप। आरआरबी का पता ही है आपको, जब आपके ये अभी ये बैंक हुए थे, इससे कुछ समय पहले बहुत सारे आरआरबी को मर्ज किया था। पिछले साल जो बात चल रही थी, कम आरआरबी गए, बहुत बड़े बड़े आरआरबी मिल गए थे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे, कंपटीशन, कंसोलिडेशन एंड कन्वर्जेंस आर द की ड्राइवर्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया टुडे। कौन कौन से, कंपटीशन, कंसोलिडेशन, कन्वर्जेंस। बेसल 2.3 में क्या है, लाइकली टू एक्सेलरेट द इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ द ओवरकम कैपिटल। इसमें बोला हुआ है इन्होंने कि जब ये बेसल 3 आया तो ये जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस था बहुत बढ़ गया, क्योंकि कैपिटल कांस्टेंट, अब कैपिटल कांस्टेंट का मतलब है किसी कंपनी को जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल अगर उसके पास नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं एक कोई एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जो भी मर्ज है, मान लिया इलाहाबाद बैंक की बात करते हैं। इलाहाबाद बैंक का नाम ज़्यादा था, फेमस था, सब कुछ था, एसेट ज़्यादा थे, लेकिन ये इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया किसमें, ये इंडियन बैंक में आ गया। किसमें आ गया, इंडियन बैंक में। अब हो सकता है इसका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, क्रार जो है, वो क्रार अगर सपोज कीजिए 7% था, तो इसका मतलब उसको कैपिटल की जरूरत थी, और इंडियन बैंक का मान लिया 12% था, उसके बाद कैपिटल एक्स्ट्रा थी, तो इन दोनों को मर्ज किया तो एवरेज जो है मान लिया कैपिटल क्रार जो है 10% आ गया। तो इसलिए क्या करा, ये जो बेसल 3 का जो एक प्रेशर था उससे भी ऐसा हुआ, और गवर्नमेंट जो है कैपिटल नहीं दे पा रही, तो गवर्नमेंट ने कहा हम कैपिटल नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग क्या करिए, खुद ही 2 बैंकों को मिला दिया, तो कैपिटल बढ़ गई, उससे हो गया, ठीक है। The Oriental Indian Corporation Alliance appears to be set up in this direction, aimed as it is at collaboration in such areas of IT, treasury resources, marketing। तो एक ये collaboration की बात करी है, ठीक है। Future success of the bank will depend upon the rigorously defined strategic focus, strengthening operating capabilities and finding a way to grow profitability, either by extending geographical coverage, expanding product market presence। और ये तो ये यहाँ क्या बोला हुआ है कि ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आने वाले समय में कि जो अभी कुछ चल रहा है क्या उससे फायदा होने वाला है
या नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो कुछ इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया, इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो आपको ये आंसर करना है कि स्ट्रेटेजिक के केस में कौन सा आंसर होगा। स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस कौन सा आंसर आपका इसमें होगा। सबसे पहली बात, हमने जब हमारे नोट्स बन रहे थे तो देखो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं कितने साफ साफ पॉइंट्स होते हैं कि पॉइंटों में हम बताया था अलायंस में क्या होता है, अलायंस के बाद सेपरेट एंटिटीज रहते हैं। तो पहला पॉइंट इसका क्वेश्चन का देखिए आप क्या लिखा हुआ है, द पार्टनर्स विल रिमेन एज सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, तो लूज नहीं करती, मर्ज नहीं होती हैं, तो ये वाला आंसर ठीक है। 3 मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो पहले स्ट्रेटेजिक अलायंस हमने बताया था मिलती नहीं है, तो ये नाम आए थे। अब हालांकि ये आजकल रेलिवेंट नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि बैंकों के नाम बदल चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर कंपनी इनटू सिंगल कंपनी, सिंगल कंपनी में बनता है मर्जर। ठीक है, वेयर वन सर्वाइव विद इट्स नेम। क्लियर हो गया। अच्छा, अगला क्या है, इन 1921 3 प्रेसिडेंसी बैंक। अच्छा, बैंक ये तो सबको पता हुआ है, ये आपको जीके में भी पता हुआ है। ये जब मिले थे तो क्या बनाया था इन्होंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एज ऑन इतना आरआरबी, तो ये कोई वैसा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, इसका कोई रेलिवेंसी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी ये जो 64 तो दिखा रहा है 13 में, तो अभी पीछे भी तो मर्ज हुए थे। अभी पिछले साल भी बहुत बड़े बड़े जो बैंक मर्ज हुए थे। ठीक है, तो ये आपका जो आज का टॉपिक वो हुआ था। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अब बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। त्योहारों का समय है, छुट्टियां भी बहुत मिलने वाली हैं आपको, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इस बार आप अपना JIB या CIB जो भी है वो कर लीजिएगा। और जो हमारा वो 31 तक का, अक्टूबर तक का ऑफर था, वो हमने एक्सटेंड कर दिया है, अभी भी ले लीजिए जो भी चीज़ें हैं। और डेली लाइव क्लास हम लोग उसमें करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपका पूरा कोर्स मैंने गारंटी किया था JIB वालों, मैं इस लाइव क्लास से कवर करूंगा, लेकिन लाइव क्लास में आके कवर करूंगा। तो जिन लोगों को भी फ्री में कोर्स करना, वो लाइव में आते रहे, उनसे एक पैसा भी नहीं चार्ज किया जाएगा। लेकिन जो लोग लाइव में नहीं आ पा रहे, क्योंकि अब हम पुरानी वीडियोस को प्राइवेट कर देंगे, काफ़ी दिनों से हमने ओपन करी हुई थी, तो जिसको देखनी है आजकल में देख लीजिए। उसके बाद जो भी आपको पुरानी वीडियोस मिलेंगी वो पेड कोर्स में मिलेंगी। बहुत नॉमिनल सा प्राइस रखा हुआ, ये समझ लीजिए कि आपका जो प्राइस है वो आपके 1 महीने के इंक्रीमेंट या 2 महीने के इंक्रीमेंट में कवर हो जाएगा। इसलिए पैसों का लालच मत कीजिए। हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों के सपोर्ट के बिना, आपके मोरल सपोर्ट, आपके ऑनलाइन जो आप लोग रहते हैं, इवन जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, हमारे कोर्स खरीद के पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप चलता है उससे। और आपको पता है कि ये चैनल सिंगल मैन हैंडेड चैनल नहीं है, इसमें पूरी टीम काम करती है। तो पूरी टीम अगर काम करेगी तो आप लोग बिजनेस बैंकिंग एम्प्लॉय हैं, सबको पता है कि एक कॉर्पोरेट को चलाने में कैसे होता है। मॉक टेस्ट के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये टॉपिक में अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मार्केटिंग के कंप्लीट टॉपिक्स नहीं है पेड कोर्स में, बिल्कुल ठीक है। 3 टॉपिक अभी मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपको अंकुर जी एक गारंटी देता हूं, आप मार्केटिंग में जितना हमने कंटेंट दिया वो पढ़ के जाए, और उसके बाद आप ना पास हो तो हमें आप बोल दीजिएगा। ठीक है, समय की उपलब्धता को देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कवर किए गए हैं। और अभी जो ये सीरीज चल रही है, इसमें जितने भी टॉपिक अब कवर होंगे वो धीरे धीरे क्या है उस कोर्स में डाल दिए जाएंगे। आज हमारे 9 टॉपिक बिल्कुल बढ़िया करके कवर हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ठीक है, और आपको अभी ब्रेक दिया जा रहा है। 11:30 बजे से मैडम की क्लास होगी, जिसमें इंटरेस्ट एंड एन्युटी का टॉपिक किया जाएगा। उस टॉपिक को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखते हैं तो आपको दिक्कत होने वाली। इसलिए मैंने आज क्लास बहुत लंबी नहीं करी है, 1 घंटे की क्लास करी, जिससे कि आप उस क्लास में प्रॉपरली बैठ पाएँ। जिसको आपको नाश्ता वगैरह करना कर लीजिए। शाम की क्लास मैं बहुत जल्दी रखता हूँ, और आपको नोटिफिकेशंस देख लेना, कई लोगों को भेजते भी हैं, कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, और जिनका कोर्स पिछले बार लिया था और रिन्यू नहीं हो पाया था, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में रिन्यू हो जाएगा 500 में, वो भी आप कर लीजिएगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच जितने भी लोग क्लास में रहे, थैंक यू सो मच। इवनिंग में क्लास है, बिल्कुल है, इवनिंग में एक क्लास तो होगी, हो सकता है 2 भी हो जाए, देखते हैं अभी। चलिए, थैंक यू।